गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की तारीख है 4 अगस्त 2023। अब हम हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर सिग्नलिंग द नीड फॉर न्यू गार्ड रेल्स। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। सो बेसिकली ये कह रहे हैं, ऑथर ये कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट, यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट था और अभी जो बार बार न्यूक्लियर रिटोरिक शुरू हो चुका है कि बार बार सब धमकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर बम का हम यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, इसकी वजह से हमें वापस से न्यूक्लियर एस्केलेशन मैनेजमेंट NEM की ओर हमें ध्यान दे दिया गया कि भाई हम किस तरह से न्यूक्लियर एस्केलेशन को हम प्रिवेंट करें। ये कॉन्सेप्ट जो था तब कोल्ड वार में आया करता था कि भाई रशिया और US जो है कहीं ऐसा ना हो कि दोनों परमाणु शक्तियां हैं और आपस में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर लें। लेकिन जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हो गई थी तो US और रशिया का जो न्यूक्लियर राइवलरी थी वो भी पीछे से बैकड्रॉप में चला गया था, उसके ऊपर भी ज़्यादा लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। तो लोगों की नज़रें US रशिया से हटके नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो और इंडिया पाकिस्तान की ओर चली गई और वापस से इन तीनों को, जैसे ही इन तीनों देश के बारे में बात होती, जो भी एनालिस्ट हैं वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को सोच के पुरानी कोल्ड वार की बातों को याद करने लगते है ना। तो अब जो है धीरे धीरे ये क्लियर होते जा रहा है कि जो न्यूक्लियर मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं और अगर रशिया और US के बीच में संदर्भ में बात करें तो ये इन दोनों के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। इनकी हिस्ट्री भी और अभी पास्ट प्रेजेंट स्टेटस भी यही दिखाता है कि इनके ऊपर ये एस्केलेशन मैनेजमेंट के जो लेसन्स हैं ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जैसे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। देखो, डेटरेंस फेलियर की हम बात करते हैं, दोनों ने कोशिश कर रहे हैं। देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब का पर्पस क्या होता है, हम डाटा करना कि भाई सामने वाला, देखो मेरे पास भी हथियार है, तेरे पास भी हथियार है, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, तुम भी यूज़ कर सकते हो, बस यही तो है न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। तो 2021 में US और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जो बिडेन US का और प्रेसिडेंट रशिया का कौन है, व्लादिमीर पुतिन, वो जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में मिले। तो अब जब वो मिले थे तब न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल जो था उनके प्रायोरिटी एजेंडा में था, लेकिन क्या प्रोग्रेस हुई थी? नहीं, कोई प्रोग्रेस इसके ऊपर नहीं हो पाई थी। ठीक है, धीरे धीरे कंसर्न बढ़ते गए, जिसमें रशिया के ट्रूप्स जो थे वो बेलारूस में प्रेजेंट थे, ये देखा गया। रशिया के ट्रूप्स जो थे बेलारूस में प्रेजेंट थे यूक्रेन बॉर्डर पे। तो तब हुआ ये कि CIA के जो डायरेक्टर हैं बिल बर्न्स, वो तुरंत मॉस्को भागे। उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से जो है एग्रेशन को हम प्रिवेंट कर सके। तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनको बताया कि भाई अगर आप ऐसे एग्रेशन करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये रहेंगे। तो जनवरी 2022 में US सेक्रेटरी स्टेट जो है एंटोनी J. ब्लिंकन, वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेवरोव से मिले और उन्होंने इसी मैसेज को दोबारा से दोहराया कि भाई देखो, आप ना संभल जाओ वरना ऐसी ऐसी चीज़ हो जाएगी। लेकिन रशिया का मानने वाला था भाई। 24 फरवरी को रशिया ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, US का जो कोशिश थी कि रशिया की एग्रेशन को हम रोक सकें, वो पूरी तरह से नाकाम हुई और रशिया ने इन दी एंड यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो जब अटैक कर दिया, नाटो के लीडर्स जो थे वो मिले, वो डिसाइड करना चाह रहे थे कि भाई, खासकर मिस्टर बिडेन ने क्लियर कर दिया दो चीज़। पहली, US जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो ना हो, और दूसरी वो ये भी चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो नाटो और रशिया का हो, बढ़े, एस्केलेट हो या नहीं हो। ये दो ऑप्शन थे बेसिकली इनके सामने, है ना। तो इन्होंने अब क्या क्या किया, तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो वो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं चाह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है नाटो रशिया के कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। कैसे सपोर्ट किया उन्होंने कहा कि भाई रशिया के जो रिजर्व्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए, बहुत सारे फाइनेंशियल, एनर्जी रिलेटेड और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा दिए गए, है ना। तो सैंक्शंस भी लगा दिए गए। अब दूसरी बात क्या है, मिलिट्री असिस्टेंस भी दे रहे हैं, लीथल भी और नॉन लीथल टाइप की भी, है ना भाई। ड्रोन्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी इलॉन मस्क ने दे दी, है ना। दूसरा जो था, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं। हथियार में जैसे कि बहुत सी सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम जो है, जैवलिन हो गया, स्टिंजर मिसाइल्स हो गई, है ना, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज हो गई, लॉन्ग रेंज हीमर्स हो गए, स्टॉर्म शैडो हो गया, स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होगी, और अब जाके जो है F-16 भी दे दिया गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि भाई रशिया का भी जो कोशिश थी नाटो की इन्वॉल्वमेंट को रोक सके डरा धमका के, वो भी नहीं हो पाई। कैसे? 7 फरवरी 2022 में पुतिन ने वॉर्न किया था कि भाई अगर जो है यूक्रेन कोशिश करेगा क्रीमिया को वापस लेने में, है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो होंगी वो पूरी तरह से रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगी।
और ये सबको पता होना चाहिए कि रशिया जो है न्यूक्लियर सुपीरियर देश है, ये उन्होंने कहा, खास करके न्यूक्लियर फोर्स की हम बात करते हैं तो। और पुतिन एक और चीज़ करी, जो एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज जो हैं जो ऑटम में हुआ करती थी वो फरवरी 17 में इस बार करा दी गई, और उसमें पुतिन जो था स्पेशली पर्सनली विटनेस करने उनको आया था। जब उन्होंने दूसरा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करे यूक्रेन के ऊपर, तो पुतिन ने ये सबको कहा कि भाई अगर जो भी कोई रशिया को रोकने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसे हर्जाने भरने पड़ेंगे जो कि आज तक किसी ने भी इतिहास में नहीं देखे, तो अब जो भी करो बहुत सोच समझ के करना। तो 27 फरवरी को रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस जो थे, तो भाई रशिया में सब सोल्जर्स को जो था कॉम्बैट रेडीनेस होने के लिए कहते कि भाई आप सब लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, ठीक है। और सबकी जो पर्सनल लीव थी वो कैंसिल कर दी गई, है ना। अब धीरे धीरे यूएस ने जो है ब्लंट वार्निंग इशू करी रशिया को कि भाई आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स आप यूज़ मत करना, खासकर मार्च के पहले हफ्ते में। और नाटो ने डिसाइड किया था कि भाई एक नो फ्लाई जोन होगा, लेकिन पोलैंड हो, स्लोवाकिया हो, बुल्गारिया ने ये कहा कि भाई और दूसरी बात साथ में ये भी हुआ कि पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया ने कहा कि भाई वो अपने MiG मिग एयरक्राफ्ट जो है वो यूक्रेन को नहीं देंगे, क्योंकि रशिया ने धमका रखा है कि वो अपने जहाज़ों से उनके जो एयरफील्ड हैं उनको वो हटा देंगे, जहाँ से भी वो एयरक्राफ्ट उड़ने वाले होंगे उनको वो तोड़ देंगे, ठीक है। और रशिया ने एक और चीज़ कोशिश करी कि भाई जो न्यूक्लियर थ्रेट की चीज़ों को बंद करने के लिए उन्होंने कोशिश करी कि भाई हम जो है रशिया जो है न्यूक्लियर फोर्स तभी यूज़ करेगा जब उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, जब उसकी पूरे देश के ऊपर खतरा आ जाएगा तभी जाके वो यूज़ करेगा, उससे पहले वो यूज़ नहीं करेगा। तो रशिया ने पूरी कोशिश करी थी कि भाई न्यूक्लियर फोर्स वो तभी यूज़ करेगा जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। और यूएस ऑफिशियल्स ने भी सबको बताने की कोशिश करी कि भाई देखो न्यूक्लियर साइट्स पे कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत ऐसी नहीं है। 24 अप्रैल को मिस्टर बिडेन ने ये कहा कि भाई ना तो हम यूक्रेन को इंकरेज कर रहे हैं, ना ही अनेबल कर रहे हैं कि वो बॉर्डर्स के जाके पार जाके रशिया के ऊपर अटैक कर पाए, ठीक है। और यूएस ने ये भी कहा कि यूएस ये भी नहीं चाह रहा कि रशिया में कोई रेजीम चेंज हो, रेजीम को भी बदलने की बात यूएस नहीं कर रहा है। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो यूएस के ऑब्जेक्टिव्स कई थे। पहला था कि भाई यूक्रेन को वो सपोर्ट करे, दूसरा था नाटो की यूनिटी को वो और अच्छा बनाए, और तीसरा था कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो हो रशिया के साथ ना हो। हम सबको पता है कि भाई यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं है। अब चूंकि नाटो का मेंबर नहीं है तो इसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जो सिक्योरिटी है वो नहीं है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी इसके पास नहीं है ना। नाटो में ये है कि अगर आप एक के ऊपर हमला करोगे तो सब को है उसको आपको प्रोटेक्ट करेंगे सब मिलके नाटो मेंबर्स जो हैं, ठीक। सो रशिया जो है बार बार जो न्यूक्लियर रिटोरिक कर रहा है ना, कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं, क्या उसका फ़ायदा रहा कि नाटो इन्वॉल्वमेंट रुक गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रशिया की जो रिटोरिक था कि न्यूक्लियर हम बम यूज़ कर सकते हैं, वो भी जो है डेटर नहीं कर पाया कि नाटो को वो रोक पाए युद्ध में इन्वॉल्व होने से। तो इसका मतलब ये कि रशिया और यूएस जो हैं दोनों ग्रे जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। आपस कभी कोई एस्केलेट करता है, कभी दूसरा एस्केलेट करता है। ऐसे ही कोल्ड वार के दौरान हुआ था जब यूएस और सोवियत यूनियन जो थे बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व थे, खासकर 1960s में वियतनाम के युद्ध में और 1980s में अफगानिस्तान के साथ। लेकिन ये दोनों के दोनों डिस्टेंट थिएटर्स थे, ये उनके घर के पास या फिर इधर उधर नहीं था, काफ़ी दूर वो लड़ाई हो रही थी उनकी। सो अब देखते हैं कोल्ड वार से हमें लेसन क्या सीखने को मिले। तो पहली चीज़ तो है ये डेफिनेशन क्या है, डेक्टरेंस क्या है। डेक्टरेंस बेसिकली दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों जो हैं एडवर्सरीज जो हैं, मतलब दोनों जो राइवलरीज हैं जिनके बीच लड़ाई हो रही है, कि वो समझदार हैं, रैशनल हैं, कि वो ये समझ पा रहे हैं, कि वो जज कर पा रहे हैं कि उनका जो युद्ध है कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो को वो जज कर पा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो की हम बात करते हैं ना, कि भाई हमला करने से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये देख पा रहे हैं। डेक्टरेंस वही है, उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि हमें डर लग रहा है, भाई कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई भारी भरकम व्यक्ति है ना। कमज़ोर व्यक्ति जो है किसी से पंगा तो नहीं लेगा ना, पंगा लेगा तो दिक्कत आ जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो समझदार है, उसको पता है।
सो न्यूक्लियर डेटरेंस जो है एक तरह से कोनंड्रम ला देता है, ना हमें आगे निकल पा रहे ना पीछे ले पा रहे, क्योंकि कई बार होता क्या है, देखो भाई दो तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, वो एक होता है फर्स्ट स्ट्राइक, एक होता है सेकंड स्ट्राइक। न्यूक्लियर वेपन से जब फर्स्ट स्ट्राइक होती है, मान लो किसी देश ने पहला जब हमला किया, वो होगा फर्स्ट स्ट्राइक, और सेकंड स्ट्राइक तब कहेंगे जब उसके रिस्पॉन्स में दूसरा देश जो हो हमला कर पाए। अब मान लो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद दूसरे देश की पूरी न्यूक्लियर क्षमता जो है वो ख़त्म कर दी गई, तो उसके पास न्यूक्लियर स्ट्राइक करने, सेकंड स्ट्राइक करने की कोई ताकत बचेगी नहीं। लेकिन दोनों देशों के पास इतना बड़ा आर्सेनल है कि ये तो पक्का है कि फर्स्ट स्ट्राइक करने के बाद सेकंड स्ट्राइक तो होने ही वाली है, तो इसलिए दोनों के दोनों देश जो हैं कोई भी रिस्क आपस में नहीं लेते हैं। तो यही जो रियलाइजेशन थी, यही इस न्यूक्लियर डेटरेंस थ्योरी का बेस बनी कि भाई हम सबको पता है कि फर्स्ट स्ट्राइक तो हम कर देंगे, लेकिन सेकंड स्ट्राइक भी फिर झेलने के लिए हमें तैयार होना है। तो इसकी थ्योरी के जनरेटर कौन थे? ये थे थॉमस शेलिंग। थॉमस शेलिंग 1960s 1970s में इन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंस थिंकिंग जो थी वो शेप करी थी, जिसकी वजह से इनको इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2005 में। और इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं यूजेबल नहीं है, पहली बात तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का एक फ़ायदा है कि पॉलिटिकल यूनिटी हो जाती है, खासकर लड़ाई को रोकने के लिए दूसरी न्यूक्लियर पावर की देश से। तो शेलिंग जो था ऐसी ही सिचुएशन देख रहा था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, जहाँ पे कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं हो, और शेलिंग ने ये कंक्लूड किया कि इररेशनल एनी यूज़ वाज इररेशनल, द न्यूक्लियर थ्रेट हैड टू बी क्रेडिबल इन ऑर्डर टू डेटर। मतलब कि अगर हमें पता है कि भाई सामने वाले देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, या फिर है तो वो बिल्कुल छोटा सा है, तो हमें एक डेटरेंस फील नहीं होगी, हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर हमें पता है सामने वाले के पास बहुत अच्छा बॉम्ब है, तो हम डेटर होंगे। तो यही है। तो इसी में इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आया डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इनटू द इक्वेशन, है ना। अनसर्टेनिटी जो है एक रिस्क के तौर पे इन्होंने एनालाइज किया है, खासकर प्रोबेबिलिटीज़ के तौर पे, कि देखो हो तो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटरेंस जो है पूरी तरह से काम करे, अनसर्टेनिटी तो उसमें एक रहेगी ही रहेगी। तो इन्होंने जो रिस्क की बात करी थी ना, बेसिकली पर्पस ये था कि हम दोनों देश को ना पता होना चाहिए कि भाई कोई भी, भले ही हम मान के चल रहे हैं कि एक डेटरेंस है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जैसे भाई भारत पाकिस्तान है, हमें पता है कि भाई पाकिस्तान जो है हमारे पास हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम सेकंड स्ट्राइक अच्छी कर देंगे। लेकिन एक रिस्क तो फिर भी है कि भाई वो इररेशनल डिसीजन अगर ले लेते हैं तो रिस्क तो रहेगा। तो की क्या है? की ये है कि न्यूक्लियर डेटरेंस क्रेडिबल नॉर्मली तब रहता है एस्केलेशन के थ्रू। आप उसको इतना रेस कर दो, हम ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिस्क आप इतना बढ़ा दो, और फाइनल जो चीज़ें हैं वो आप चांस के ऊपर छोड़ दो, तो चांसेस ये रहता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस अच्छा काम इसमें कर जाता है ना। आप होल्ड इतना कर दो कि सामने वाला पहले ही मना कर दे, नहीं हम नहीं करेंगे। जैसे कि 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था, उसका फ़ायदा ये हुआ था कि यूएस और सोवियत जो थे कोल्ड वार में वो चेक में रहे, वो ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर नहीं पाए, भले ही वो प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे यूरोप के बाहर और नाटो और वार्सो पैक्ट ट्रीटी से बाहर। आज के समय की हम बात करेंगे तो वार्सो पैक्ट तो है नहीं, है ना। नाटो भी एक्सपेंड हो गया, नाटो ने अपने आप को बढ़ा के फॉर्मर जो वार्सो पैक्ट के मेंबर्स हैं उनको भी ले लिया है। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक और चीज़ हुई कि जो स्वीडन और फिनलैंड है, उन्होंने अपनी जो लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूट्रलिटी है वो छोड़ दी है, और वो अब नाटो के न्यूक्लियर एम्ब्रेला में वापस आ गए हैं। जून 2020 में रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इशू हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा दो कारण। इन्होंने कहा कि भी रशिया जो है दो कंडीशन पे जो है अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। पहला, अगर किसी देश ने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है रशिया के ऊपर यूज़ किया, या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ करे रशिया के खिलाफ या उसके एलाइज के खिलाफ। दूसरा, अगर किसी देश ने रशिया के ऊपर हमला किया और हमला कन्वेंशनल वेपन्स के थ्रू हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने हमला किया है वो पूरी रशियन स्टेट की एग्जिस्टेंस पे खतरा आ गया है,
तब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है रशिया यूज़ करेगा ही करेगा। और मिस्टर पुतिन ने ये भी चीज़ आप देखोगे बार बार दोहराई है कि यूक्रेनियन और रशियन जो हैं वो एक ही लोग हैं, जिनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, वो एक ही हुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि रशिया जो है यूक्रेन को सोवरन एंटिटी मानता ही नहीं है ना। दूसरा, एस्केलेट और डी एस्केलेट की जो अप्रोच चल रही है, पहले आपने बढ़ा दिया फिर आपने कम कर दिया, है ना। ये जो चीज़ है ये कहती है, इस अप्रोच में ये कहा जाता है कि अगर आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहती हैं कि आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स अब यूज़ कर लो, ताकि जो एक स्टेलमेट बना हुआ है बैटल फील्ड में, भाई दोनों लड़ रहे हैं, लड़ाई हो जा रही, इसका रिजल्ट आ नहीं रहा, तो आप इसको एकदम से एस्केलेट कर लो, इसको आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरह यूज़ कर लो। इसकी वजह से क्या होगा, सामने वाला जो है हॉस्टिलिटीज़ जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगी फेवरेबल टर्म्स में। ये है एस्केलेट डी एस्केलेट अप्रोच। जैसे अमेरिका ने जापान के साथ किया था, अमेरिका ने पूरी तरह से एस्केलेट कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर लिया, फिर डी एस्केलेट कर दिया, है ना। तो ये अप्रोच है। लेकिन एनएसए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है यूएस की 2022 में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये जो डी एस्केलेशन वाली स्ट्रेटजी जो है रशिया के साथ नहीं हो पाएगी, है ना। पहले तो आप अच्छे से न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर लो, फिर आपको नहीं डी एस्केलेट कर लो, ये काम नहीं होगा, पहली बात। तो अब देखोगे कि जो यूएस बार बार सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं रशिया की एक रेड लाइन को क्रॉस करते हुए प्रोवाइड कर रहा है बार बार, है ना, वो भी एक रिस्क है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया जो है अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाया है, इसकी वजह से उसके थ्रेशोल्ड जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, और रशिया जो है उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे स्टडीज़ जो की गई डैनियल कहनेमैन और अमोस ट्वेर्स्की इकोनॉमिक्स में, इन्होंने ये दिखाया कि जब ह्यूमंस जो हैं बुरी शर्तें लगाते हैं तो वो और ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, है ना। भाई ह्यूमंस ऑफन टेंड टू डबल डाउन ऑन बैड बैट्स बिकॉज ऑफ लॉस एवर्जन, कहीं वो हार ना जाए इसलिए वो और ज़्यादा करते हैं, है ना। तो कोल्ड वार एस्केलेशन मैनेजमेंट जो आज की उसमें हम पहले अप्लाई जो करे थे वो अलग दुनिया थी, और आज में जो है वो अलग दुनिया है। आज में यूएस और रशिया जो है अपनी पैरिटी एंजॉय नहीं करते, दोनों इक्वल समान नहीं हैं, और जो बीच में जो रेड लाइंस थी वो काफ़ी फजी हो चुकी है।